डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ ऐसा आया था, एन आई अपॉन जी आई किसके बराबर, e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। और यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होते तो आप जी आई को मल्टीप्लाई कर देते e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई से। इस बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी है, 1/kBt। तो ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं आप इससे, किसी भी एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जी आई यहाँ पर डीजेनरेसी है और बीटा आपके पास 1/kBt। अब देखिए, अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस सिस्टम होता तो क्या करेंगे हम फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, इसी की एक दूसरी फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरी फॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए एन आई विल बी रिप्लेस्ड बाई डी एन इज इक्वल टू दिस राइट हियर, दिस विल बी रिटन लाइक दिस, और ये एज इट इज। ठीक है, ये सेम चीज बताएगा आपको, पर अब ये बताएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन एनर्जी रेंज। कौन सी एनर्जी रेंज, E टू E प्लस डी ई। ये वाला जो डिस्क्रीट है ना, ये रेंज की बात नहीं कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहा है। पर जब आप इसकी बात करें कि ये डी एन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, सो ये बात करेगा कि किसी एनर्जी रेंज डी ई में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डी एन है। ठीक है, और अब देखिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब जब भी देखिए आपके पास डिस्क्रीट के बजाय कंटिन्यूअस चीज़ें आती हैं ना, तो वी हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन। तो डी एन यहाँ पर वी विल इंटीग्रेट दिस साइड, और इस चीज़ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल चुके थे ना, तो वैल्यू पुट कर दें 0 टू इन्फिनिटी जितने भी लेवल्स हैं उनके लिए। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू क्या थी, 2πv 2m अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, एनर्जी की पावर 1/2, बाकी एज इट इज लिख दीजिए, e की पावर माइनस अल्फा e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा डी ई। क्या आप लोग समझ पाए? ऑल आई हैव डन इज कि मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, समझ रहे हैं आप? एंड नाउ आई हैव टू सॉल्व एन इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल दिखने में जैसा भी लग रहा हो, सॉल्व करने में इजी है। सॉल्व करें इसे, देखिए इस तरफ तो n आ जाएगा सिंपली, यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ें बाहर रखिए, तो एक ही यहाँ पर वेरिएबल चीज़ है, दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी वाली टर्म्स को इंटीग्रल के अंदर लिखिए, बाकी सारी टर्म्स को बाहर लिख लीजिए। जैसे 2πv 2m अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2, और वी कैन ऑल्सो टेक e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा आउटसाइड। तो अंदर क्या बचेगा, एनर्जी की पावर 1/2, ये 0 टू इन्फिनिट, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई डी ई। बोलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? हमने सिर्फ एनर्जी रखी है अंदर, बाकी सब बाहर कर दिया। बोलिए क्लियर? ठीक है, अब मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आप पढ़ें तो एक गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंटीग्रल के लिए, कि अगर 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर m e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x रेज़ टू द पावर n, इस फॉर्म में कोई फंक्शन होता है, तो सीधा उसके लिए वैल्यू क्या होती है, गामा m प्लस 1/n डिवाइडेड बाय अल्फा रेज़ टू द पावर m प्लस 1/n। ठीक है, अब आपका इंटीग्रल किस फॉर्म का है, मैं सिर्फ इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। 0 टू इन्फिनिटी, यह है एनर्जी की पावर 1/2 e की पावर माइनस बीटा ई डी ई। तो आप ज़रा कंपेयर कीजिए इस ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, तो आप ये फील करेंगे कि जहाँ x की जगह एनर्जी ने ले ली है, ठीक है, जहाँ जहाँ x होना चाहिए था वहाँ e है, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1/2 ना, आएगी कि नहीं आएगी, ये देखो। ठीक है, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा, और n की जगह क्या आ जाएगा, 1। बोलिए समझे? तो ये वाली रिजल्ट लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके क्या आएगा, गामा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1,
डिवाइडेड बाय बीटा की पावर कितना 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1। बोलिए समझे? ठीक है, ये क्या बनेगा सॉल्व करके? ये बनेगा गामा 3/2 डिवाइडेड बाय बीटा 3/2। अब एक और रिजल्ट, गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है? कोई बता पाएगा? गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 रूट पाई। गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। गामा 5/2 की वैल्यू क्या होगी? 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। ये रिजल्ट्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, उठाइएगा, मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो आप इस वाले को कैसे लिख सकते हो? इस वाले को कैसे लिखेंगे? 1/2 रूट पाई और ये क्या है? बीटा की पावर 3/2। तो आपके पास ये जो लास्ट पेज पे ये n जो है ना, ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर चुके हो, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2πv 2m/h² की पावर 3/2 e की पावर माइनस अल्फा, आगे क्या आ जाएगा? 1/2 रूट पाई। और ये बीटा है ना, बीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/kbt। तो क्या कर दीजिए, kbt ऊपर चला जाएगा, kbt की पावर 3/2। बोलिए, इज दिस मच क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, बोलिए। कुछ बोलते ही नहीं है। अब देखिए, इतने झंझट में हम पढ़ क्यों रहे हैं? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि वाई दिस मैस, इतना भारी भरकम काम कर क्यों रहे हैं? क्यों कंटिन्यूस सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन में एक ये चीज़ आ रही है, e⁻⁻α। अब इसकी भी तो हमें वैल्यू चाहिए ना कि ये होता क्या है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब e⁻⁻α को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ कर दो। और जब आप ये काम कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ क्या आएगा, e⁻⁻α और दूसरी तरफ आ जाएगा n डिवाइडेड बाय v h² डिवाइडेड बाय 2πmkbt पूरे की पावर 3/2। ठीक है, समझे? h² डिवाइडेड बाय 2πmkbt पूरे की पावर 3/2। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो ना, तो ऐसी ऐसी फॉर्म मैंने बताई होगी आपको। h/2πmkbt बेसिकली ये वेवलेंथ आती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, याद आया? तो e⁻⁻α क्या आएगा? ये n/v, और सीधा इधर क्या करो, सीधा इधर करो रिप्लेस इसे लैम्डा टी के क्यूब से। ठीक है, बोली क्लियर? तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब लिखने की कोशिश करोगे, डिस्क्रीट वाला ही चाहे, तो ये आ जाएगा ni/gi और e⁻⁻α की जगह n/v h² 2πmkbt की पावर कितना? 3/2 e⁻⁻β। तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आ गया तुम्हारे सामने। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। तो हमने डिस्क्रीट सिस्टम को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके e⁻⁻α का वैल्यू कैलकुलेट करा। वो वैल्यू हमने यहाँ पुट किया। देखिए, सिर्फ इतना ही काम किया, अभी यही करा ना, e⁻⁻α की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। देखो, यही नहीं की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला निकाल लिया। अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे, और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हेल्प करेगी हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने में। अगर आपने क्वांटम पढ़ी होगी तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के साथ आप फेमिलियर होंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या मतलब है, कोई बताएगा? बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप मेजरमेंट लेते हो तो आप वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके वहाँ से किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वैसे निकाली जाती है,
वेव फंक्शन के बीच में सैंडविच किया जाता है ऑपरेटर। मुझे नहीं पता, आप अगर एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो आप ऐसे करोगे कि एनर्जी ऑपरेटर को सैंडविच कर दोगे दोनों वेव फंक्शन के बीच में, एक वेव फंक्शन और एक उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। तो इससे आप एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए वो बातें होती रहेंगी। अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल लेंगे पहले। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करूं तो वो क्या है, किसके बराबर है ये, एन आई डिवाइडेड बाई जी आई एन बाई वी एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम के बी टी की पावर 3/2 ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम इसे डिस्क्रीट फॉर्म में लिख रहे हैं अभी। अगर कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, तो एन आई को रिप्लेस कर देंगे डी एन से, ठीक है। तो अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, डी एन किसके बराबर आ जाएगा, एन बाई वी एच स्क्वायर बाई 2 पाई एम के बी टी पूरे की पावर 3/2, ये आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा। फिर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई वी 2m अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 ई की पावर 1/2 ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई डी ई। डरना नहीं है इसको देख के, आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे, रिकॉर्डेड भी, आपको पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ से वैल्यूज़ उठा रहा हूँ। ये देखिए हमने डी एन लिखा तो जी आई की वैल्यू, ये वही काम किया। देखो ये वाली वैल्यू 2m अपॉन एच स्क्वायर 3/2 ई रेज़ पावर 1/2 ये हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। और अगर आप बीच से उठा के देख रहे लेक्चर तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या लिखा, हाँ मैंने ये चीज़ लिखी, ठीक है। अब ये चीज़ हमें बता क्या रही है, यहाँ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये एक पार्टिकल है, लेट्स से किसी ने बोल दिया कि ये एक पार्टिकल है, दिस इज अ पार्टिकल, और इस पार्टिकल की क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये पार्टिकल मिलेगा किसमें, इन द रेंज E एंड E प्लस डी ई। आप समझे प्रॉब्लम क्या है। इफ समवन आस्क्स यू कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस पार्टिकल की जो यहाँ पर लिया हुआ है कि वो E और E प्लस डी ई रेंज में मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, डी एन को n से डिवाइड करिए, ठीक है। डी एन को n से डिवाइड कर दीजिए, जैसे आपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करते थे प्रोबेबिलिटी में कि नहीं। अब डी एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट रेंज, और n क्या है, ये डी एन E और E प्लस डी ई में कितने पार्टिकल्स हैं, और n क्या है, टोटल जितने पार्टिकल्स हैं। तो आपको जब किसी स्टेट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक डाई थ्रो की और डाई पे आपको इवन नंबर की पॉसिबिलिटी पूछी जाए, तो इवन आने की पॉसिबिलिटी क्या आती है, देखो 2, 4 और 6 ये इवन नंबर्स हैं, और टोटल पॉसिबिलिटीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप क्या करोगे, 3/6 कर दोगे ना, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, दैट इज 1/2। वैसे ही आपने यहाँ पर किया है कि डी एन क्या है, उस एनर्जी रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो अगर आपने कोई पार्टिकल उठाया रैंडमली और आपसे पूछ लिया कि इसकी संभावना क्या है भाई कि ये उस रेंज का पार्टिकल है, कौन सी, तो आप क्या करेंगे, जिस रेंज की आप बात कर रहे हैं उसमें कितने पार्टिकल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स हैं उनका रेशो। अगर 100 पार्टिकल्स हैं आपके पास और इस रेंज में आपके पास 20 ही पार्टिकल है, तो अगर आप एट रैंडम कोई पार्टिकल उठाते हैं तो आप बोलेंगे कि 1/5 है संभावना कि ये पार्टिकल उस रेंज का है। अब समझ में आया ये डी एन बाई एन क्या है, आना तो चाहिए, क्योंकि मेरी सांस फूल गई है, अब तो आना चाहिए। आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया, वाह शाबाश। तो देखिए डी एन बाई डी एन अगर आप लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, कुछ चीज़ें कट जाएंगी। देखिए यहाँ पे ये 2m से 2m कट जाएगा क्योंकि पावर सेम है ना, और h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, आपके पास क्या बचेगा, 2 पाई,
यहाँ पर 1/पाई KBT, पूरे की पावर कितना 3/2, e की पावर 1/2, e की पावर माइनस बीटा ई, और ये डी ई। ठीक है, ये जो आपके पास dn/n आया ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, फाई ई डी ई से। मैं बताता हूँ क्यों। ये जो फाई ई डी ई है ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। दिस राइट हियर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये आपको संभावनाएं बताएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 1/पाई KBT की पावर 3/2, e की पावर 1/2, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई डी ई। तो अगर मैं सिर्फ ये फाई ई लिखने की कोशिश करूं, मेरी स्पीड ज़्यादा है तो बोल दीजिए, मैं कम कर देता हूँ। इज़ इट नॉर्मल, मतलब इज़ इट ओके? ये स्पीड अच्छी है क्या, कि थोड़ी ज़्यादा करनी है, कम करनी है, बोलिए। अगर ठीक लग रही है तो ओके भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में पेस तेज हो जाता है और आप लोगों को मैनेज तो आप ही लोगों ने करना है। स्लो होगा तो वो भी बोल सकते हैं, योर फीडबैक इज रिक्वायर्ड, है ना। तो फाई ई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ जाएगी, 2 1/पाई KBT की पावर 3/2, e रेज़ टू द पावर 1/2, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी जब आप पूरे स्पेस में निकालते हो तो क्या आती है, अब जल्दी से बोल दीजिए। पूरे स्पेस में जब किसी चीज़ की संभावना चेक करते हो तो क्या आती है, 1। समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे ओवर ऑल स्पेस लाइक दिस, ठीक है, 0 to infinite, if you do this then it will be equal to 1, and we can verify it right now। अभी के अभी इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए, कर दीजिए 0 to infinite 2 1/पाई KBT रेज़ टू द पावर 3/2, e रेज़ टू द पावर 1/2, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई डी ई। अब कांस्टेंट चीजों को बाहर रखेंगे। अगेन ये इंटीग्रल देखा देखा लगता है क्या, अभी तो किया है थोड़ी देर पहले, थोड़ा अलग था कि ऐसा ही था, रुको देखते हैं। यही था ना सेम, क्या आएगा इसका रिजल्ट, गामा 3/2 अपॉन बीटा 3/2, कितना आएगा ये, गामा 3/2 अपॉन बीटा 3/2, तो KBT की पावर 3/2, तो इधर KBT से KBT सीधा कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, 2 अपॉन पाई की पावर 3/2, गामा 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 1/2 रूट पाई, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, पाई की पावर 1/2 और 1 कितना हो गया, पाई की पावर 3/2, नीचे भी पाई की पावर 3/2, कितना हो गया 1। बोलिए, प्रोबेबिलिटी कंजर्व रहती है, उसका जो इंटीग्रल है ऑल स्पेस पे वो 1 आएगा। प्रूव हो गया इधर, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ये रिजल्ट काफ़ी महत्व रखता है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, आपने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, और उसका इंटीग्रल जो है पूरे स्पेस पे वो 1 आ रहा है। इसके और क्या यूजेस हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आपको कोई फंक्शन निकालना है, ठीक है, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू, राइट। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन या फिर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे, इस फंक्शन की हेल्प से। जब क्वांटम मैकेनिक्स में कोई एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो यू यूज द वेव फंक्शन। यहाँ पर कौन सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एनर्जी की वैल्यू निकालनी है या आपको एनर्जी के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ऑल यू नीड टू डू इज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to infinity फाई ऑफ ई और एनर्जी और डी, बस इतना सा काम करेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है। किसी ने बोल दिया एनर्जी के स्क्वायर क्यों निकालो,
तो क्या करेंगे, ई स्क्वेयर डी ई। ठीक है, आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो ये यूज़ करोगे। तो क्या ये याद रखना पड़ेगा? अगर रख लेंगे तो अच्छी बात है। 2 पाई 1/पाई KBT रेज़ टू द पावर 3/2 e रेज़ टू द पावर 1/2 e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन चला है अभी। अभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। बोलिए, कर लें? लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, आप लोग शर्मा रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है, पर यहाँ हमारा सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, यहाँ आप ज़्यादा शर्माएंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी पीछे, इसलिए शर्माइए नहीं, बोलिए और मतलब जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा चीज़ों को। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर मैं एनर्जी का बात करूँ तो एनर्जी क्या आता है, हाफ mv²। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले एनर्जी की फॉर्म में है, क्या है, यही फॉर्म है ना, 2 पाई 1/पाई KBT रेज़ टू द पावर 3/2 e की पावर 1/2 e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ई, यही है। आप इसको वेलोसिटी की फॉर्म में कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ एनर्जी है वहाँ हाफ mv² कर दो। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली चीज़ लिखता ना कि फाई, मैं इसे डी ई वाली फॉर्म में लिखता हूँ कि मैं दोनों तरफ डी ई ले लूँ, तो इधर भी डी ई आएगा। तो एनर्जी का तो साफ समझ में आता है कि हाफ mv² से रिप्लेस करना है। डी ई किससे रिप्लेस करेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, ये आ जाएगा 2v dv, 2 से 2 कैंसिल। तो जहाँ जहाँ डी ई है वहाँ वहाँ क्या लिखिए, mv dv लिख दीजिए, बस ख़त्म बात। तो जब आप इसे वेलोसिटी के टर्म में करोगे चेंज, तो 5v dv इक्वल्स टू 2 पाई 1/पाई KBT रेज़ टू द पावर 3/2। e की पावर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा हाफ mv² की पावर 1/2। e रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, माइनस बीटा mv²/2 और de की जगह mv dv। बोलिए, क्या क्लियर हुआ? ये कैसे आया? ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ऑल यू हैव डन इज कि आपने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड। आप देखेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन इस सब से निकाली जाती है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए 5v dv, इसको हल्का सा सॉल्व करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पाई है और यहाँ पाई की पावर 3/2 है, तो क्या आ जाएगा, चलो इसे ऐसे रहने देते हैं। तो 2 पाई, ये है m की पावर 1/2 है ना, हाफ mv²। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, एक m ये भी तो है, हाँ ये m छूट रहा था, तभी थिंग्स वर नॉट एडिंग अप। इस m की पावर 1, इस m की पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2, तो हम इस m को इधर लिख सकते हैं ना, m/पाई KBT की पावर 3/2। बोलो समझे? ये मैंने m इधर कैसे लिख दिया, क्योंकि ये 1/2 पावर वाला है, ये 1 वाला है, तो इकट्ठा करके इसी के अंदर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर तो बचा क्या, इधर सिर्फ v² बचा, मतलब एक v यहाँ से निकला और एक v ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है, तो v² ही रहा। ठीक है, और e रेज़ टू पावर माइनस बीटा mv²/2 और ये dv। तो ये हमारे पास कुछ वेलोसिटी की टर्म में आया है। और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो है एक्चुअल में कोई भी वेक्टर होता है, जैसे v वेक्टर है तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा, vxi कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप।
तो अगर आप वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं तो वो उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर आ जाता है। जहाँ पर ये जो वेलोसिटी है 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने रिलेशन अभी निकाला √2 पाई m अपॉन पाई के बी टी रेज़ टू द पावर 3/2 v स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन कितना था, ये क्या था, 2 के बी टी था, वेट क्या था ये, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कुछ मिस कर दिया क्या, हाँ इस बीटा की वैल्यू डालेंगे, हाँ 2 के बी टी तभी आया, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसका प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसका प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इसका प्लॉट क्या इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, मैं इसे एक बॉक्स में डाल देता हूँ। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, दिस इज़ अ कांस्टेंट। वेलोसिटी के साथ कैसा वेरिएशन आएगा दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन दीज टू थिंग्स। ठीक है, और ये जो है इसका जो नेचर होता है वो गॉसियन होता है। तो गॉसियन आप समझते हैं कुछ ऐसा, तो देखते हैं कैसा प्लॉट आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ ले लिया 5v, मैंने इस तरफ ले लिया वेलोसिटी, और जब आप किसी टेम्परेचर लेट से T1 टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। भाई आप लोग मुझे बता दीजिए सुन रहे हो कि नहीं, अब मुझे पता नहीं चलता ना बोलते बोलते, आप लोग तो बोल नहीं रहे, सुन रहे हो ना? ठीक है, तो मान लीजिए ये ग्राफ मैंने T1 टेम्परेचर पर प्लॉट किया, तो इसके क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक वेलोसिटी ऐसी है जिस पे पीक है, देखो ये कोई वेलोसिटी है जिस पे पीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस वेलोसिटी पे, जो भी ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये ग्राफ आया कैसे, यहाँ देखिए, वेलोसिटी 0 पुट करो, 0 पुट करोगे पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ पूरे के पूरे 5v को 0 कर देगी। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो v स्क्वायर इसे बढ़ाएगा, पर ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म पहले तो इसे बढ़ाएगी पर फिर कम करना शुरू कर देगी। ये वाली जो मैंने बताया ना, इसका नेचर कैसा होता है, ऐसा, तो ये डोमिनेट कर रहा है, ये पहले बढ़ा रहा है चीज़ को, फिर ये वाली चीज़ घटा रही है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि यहाँ पर एक ऐसी वेलोसिटी है जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे जैसे वेलोसिटी घट रही है इस तरफ को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी घट रहे हैं, और जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब है ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो बहुत स्लो चले हैं या फिर बहुत फास्ट चले हैं, मैक्सिमम जो हैं वो बीच में है, कहीं एवरेज जैसी वेलोसिटी शो करते हैं। ठीक है, अब व्हाट विल हैपन इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दिस ग्राफ विल फ्लैटन, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो गया ना ग्राफ, पर सरप्राइजिंगली इसके अंदर का एरिया जो है वो वही रहेगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ टेम्परेचर T2 यहाँ पर, जो कि T1 से बड़ा है, उस पर जो ग्राफ है वो फ्लैट हो गया थोड़ा सा। तो फ्लैट भी किस तरीके से हुआ है कि उसके नीचे का एरिया चेंज नहीं हुआ, उसके नीचे का एरिया वही रहा, बस वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया। इसका मतलब है जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो आप देखेंगे कि हायर वेलोसिटी की तरफ ग्राफ शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे पार्टिकल्स का नंबर बढ़ रहा है जो तेजी से मूव करेंगे। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा दें तो आप देखेंगे ग्राफ विल फ्लैटन अ लिटिल बिट मोर। ठीक है, एरिया उसके अंदर का वही रहेगा, ये T3 टेम्परेचर पर है, ये T1 और T2 से बड़ा है। तो एरिया तीनों केसेस में क्या आएगा, लेट्स से इस केस में A1 है, इस केस में A2 एंड इन दिस केस इट इज A3। तो A1, A2 एंड A3 बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अभी भी सेम है, भले ही टेम्परेचर बढ़ रहा हो। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि जब जैसे ग्राफ फ्लैट हो रहा है इसका मतलब है कि ज़्यादा पार्टिकल्स उस तरफ शिफ्ट हो गए जिस तरफ ज़्यादा वेलोसिटीज़ हैं। यही तो होता है। आप पानी गर्म कर रहे हो तो पानी धीरे धीरे मतलब क्या होगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी ना मॉलिक्यूल्स की, धीरे धीरे भाप बन के पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो एट हायर टेम्परेचर्स पार्टिकल्स इम्पार्टिंग हायर वेलोसिटीज विल बी लार्ज। और एरिया रिप्रेजेंट करता है, एरिया तीनों केसेस में 1 ही आएगा, जो रिप्रेजेंट करेगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड रेदर, मतलब इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टेम्परेचर वी आर टॉकिंग अबाउट। हर टेम्परेचर पे एरिया सेम रहेगा, बस ग्राफ या तो फ्लैट हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, पीक ले लेगा कोई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वेलोसिटी ऐसी है जिस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम पार्टिकल्स उसी वेलोसिटी पे हैं, तो इस वेलोसिटी को बोल दिया जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मैं आपको मतलब समझा सकता हूँ थोड़ा बेसिक जाके, कि जैसे मान लीजिए कि पांच लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई, हाँ 5 हो गए। ये जो ए है ये चला हुआ है 9 मीटर पर सेकंड से, ये बी भी चला हुआ है 9 मीटर पर सेकंड से, सी चला है लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से, डी भी चला है लेट्स से डी भी 9 मीटर पर सेकंड से चला है, और ई 6 मीटर पर सेकंड से चला है। तो यहाँ पर 5 लोग हैं जिनकी जो गति है, जिनकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। आप रैंडमली आंखें बंद करके कोई पिक करते हैं, किसके चांस है ज़्यादा आने के? क्या चांस है कि कौन सी वेलोसिटी वाला आदमी निकलेगा, वो चांसेस किसके हैं ज़्यादा? बोलो। 9 मीटर पर सेकंड वाले 3 है ना 5 में से, तो 3/5 तो यही प्रोबेबिलिटी है कि 5 बंदे चूज करोगे तो 3 तो उनमें से वही निकलेंगे जो 9 मीटर पर सेकंड वाले हैं। तो यहाँ पर जब आप इस ग्राफ को देख रहे हैं ना, एंड आई वांट यू टू लुक एट इट वेरी केयरफुली, ये वेलोसिटी वीपी है, इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसे मोस्ट प्रोबेबल बोला जाता है, बिकॉज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसी की है कि इफ़ यू पिक अ पार्टिकल एट रैंडम तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी, इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो यहाँ पर स्लोप देख सकते हैं आप, ग्राफ की 0 है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इट इज गोइंग टू बी 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बेसिकली मैथमेटिकल एक टूल है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 जाता है जब कोई चीज़ अपनी मैक्सिमम वैल्यू हिट करती है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 कर देंगे और वहाँ से आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं करवाऊँ कि आप करना चाहेंगे इसे खुद? चलिए मैं करवा देता हूँ। तो 5e की वैल्यू ये है ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालोगे तो डिफरेंशिएशन तो यही वाले पोर्शन की होगी। तो पहले तो कांस्टेंट चीज़ों को मैं लिख दूँ, क्या है √2 पाई, क्या था m/पाई kBt की पावर क्या है 3/2। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो 2v, दूसरे को वैसे ही लिख दो, प्लस दूसरे को वैसे ही रखो, पहले की कर दो। तो एक्सपोनेंशियल तो क्या है, ढीठ है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पर जो पावर है उसकी तो दोबारा से करनी पड़ेगी ना। तो पावर की क्या आ जाएगी, 2mv/2 kBt, मतलब -mv/kBt। बोलो क्या समझ में आ गया? अब ये डिफरेंशिएशन है, ये तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो आपके पास ये तो कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 0, तो यही वाली चीज़ 0 होनी चाहिए। तो इसे 0 करोगे तो आप 2v e⁻mv²/2 kBt, ये किसके बराबर आ जाएगा, v² e⁻mv²/2 kBt mv/kBt। एक्सपोनेंशियल से सीधा एक्सपोनेंशियल कटा, एक v से एक v कटा, ठीक है। क्या आ गया ये 2 = mv², क्योंकि एक v इधर भी था ना, अपॉन kBt। तो v² किसके बराबर आ जाएगा, 2 kBt/m।
तो v किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 kBT/m। ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 kBT डिवाइडेड बाय m। क्या है ये, अंडर रूट 2 kBT डिवाइडेड बाय m। तो याद करिए, अगर आप +1 की किताब हुआ करती थी हमारे पास फिजिक्स की, उसमें आपने रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज तीनों निकाली हैं। क्या उसका वैल्यू यही नहीं आता था 2 kBT/m? आता था कि नहीं? नहीं याद तो खोल के देखना, मिलेगा ये। ठीक है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये है, निकल गई। तो टेम्परेचर जो भी होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टेम्परेचर के हिसाब से शिफ्ट होती जाएगी, सीधा पता चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वो वेलोसिटी जिसकी संभावना ज़्यादा है वो भी बढ़ती जाएगी। समझे कि नहीं समझे?